हेलो दोस्तों। तो स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में आपका स्वागत है। हमने कल पढ़ लिया था पादपों में पोषण का एक भाग। आज पढ़ेंगे हम इसका दूसरा भाग। तो देखते हैं आइए इसका दूसरे भाग में क्या है। तो इसमें पत्ती का चित्र दिखाया गया है जिसमें क्लोरोफिल की ये संरचना है। देखिए क्लोरोफिल, और दूसरी तरफ एक पत्ती दिखाई गई है जिसमें यह चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में ये छोटे छोटे से छिद्र दिखाए गए हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और इस चित्र में यह रंध्र दिखाए गए हैं, रंध्र द्वार। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो पत्ती में स्टार्च होता है उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होता है। इससे यह पता चलता है कि स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य से सौर ऊर्जा आ रही है जो पत्तियों में जा रही है। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और जड़ में, ज़मीन में जल एवं खनिज होते हैं जो जड़ के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी वातावरण से पेड़ पौधे खींचते हैं और ऑक्सीजन का निकास करते हैं जिसे हम श्वास के रूप में लेते हैं। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल तक्ष को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषणों का कार्य करते हैं। तो आइए क्रियाकलाप 1.1 देखते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, तब उन्हें इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। वैसे तो इन क्रियाकलापों में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे रंग अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। चित्र इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी देखे होंगे। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी आपने कभी गए हो तो जो खेतों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनमें पानी भरा होता है तो उनके ऊपर क्या होता है कि हरे रंग की परत जम जाती है, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। उनका रंग भी क्लोरोफिल के कारण होता है। वह भी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों एवं का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विषैले जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों एवं की प्रचुरता होती है।
इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति होती है, जिसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन ज़मीन से प्राप्त करते हैं, वह मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। तो आइए आगे देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं। यानी कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं करते, तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं तब वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 में ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? यह अमरवेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोपित हो रहते हैं। जिसे ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं। यानी पादप जो अपना भोजन दूसरे पौधों से ग्रहण करते हैं वह परपोषी कहलाते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। देख लीजिए कि अमरवेल लिपटी हुई है। तो क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु एक प्रकार के परजीवी है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। पहले जानना चाहते हैं कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जैसे जोक जैसे भी परजीवी है? तो आइए देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है? हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादपों को देखिए। इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उनके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनडयू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों का मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिसकी आवश्यकता होती है? आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। चित्र 1.7 में वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाएं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वह इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बरसात के दिनों में आपने देखा होगा पेड़ों के तनों पर कुछ मशरूमें आती है। आइए देखते हैं ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, इन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। वो जो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता। ये हरे रंग के पादपों में समान नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का संश्लेषण तो कर नहीं सकते। तो फिर ये अपना भोजन कैसे करते हैं, ये देखते हैं आगे। इस क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। चलो आइए। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा
उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी अर्धवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। जब जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं, यानी जो आपको एक रुई के धागे के समान संरचना दिखाई देती है, उसे हम कवक या फंजाई कहेंगे। इसकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। यह मृत विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय रूप में वस्तुओं का सतह पर पाचक रसों का स्राव करते हैं तो साधारण विलय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलयन का भोजन, देखिए चित्र में दिखाया गया है, ब्रेड पर उगती कवक, जैसा कि चित्र में दिखाई गई है, के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थ से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। यानी जीव किसी मृत जीव या पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो वह मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। यह उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती है तथा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान की चर्चा कीजिए। यानी जो कवक होते हैं ये बरसात के दिनों में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, जिससे बरसात के दिनों में ज़्यादा वस्तुएं खराब होती है, ज़्यादा वस्तुएं नष्ट हो जाती है। हेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसर पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वे जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? यानी जो कवकों के बीजाणु होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं, जब वे किसी जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो वे अपने नए बच्चों को जन्म देते हैं। इससे कवकों की वृद्धि हो जाती है। बूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग का कारण भी होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।